Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about delinquents children, यानी कि अपराधी बालक। हम जानते हैं कि किसी भी राज्य या देश द्वारा निर्धारित किसी भी कानून का किसी भी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर जो उल्लंघन किया जाता है तो वह किस श्रेणी में आता है? अपराध की श्रेणी में आता है। और जब यह अपराध या उल्लंघन किसी बालक द्वारा किया जाता है तो इसे बाल अपराध की संज्ञा दे दी जाती है। कोई भी बालक जन्म से ही अपराधी नहीं होता है, बल्कि कुछ परिस्थितियां यानी कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो उसे ऐसा करने के लिए विवश कर देती हैं। कभी कभी जो बालक कुछ अपराध कर बैठता है उसे स्वयं भी यह मालूम नहीं होता कि वह जो कर रहा है वह गैर कानूनी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो बाल अपराध की आयु है वो 7 से 15 वर्ष तक मानी गई है। अब हम देखेंगे कि कुछ वैज्ञानिकों ने बाल अपराध किसे माना है। सबसे पहले आते हैं हीली नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है वह बाल अपराधी कहलाता है। यानी कि वह बालक जो निर्धारित सामाजिक मापदंड या नियम हैं उनके अनुसार कार्य नहीं कर पाता है या उनसे भटक जाता है तो वह बाल अपराधी कहलाता है। दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं हेल्डफील्ड, उन्होंने कहा है बाल अपराध असामाजिक व्यवहार है, यानी कि समाज के विरुद्ध जो व्यवहार किया जाता है वह बाल अपराध की श्रेणी में आता है। सिरिल बर्ट ने कहा कि बालक उस समय बाल अपराधी कहलाता है जब उसके समाज विरोधी कार्य इतने गंभीर हो जाते हैं कि सरकार उन पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करती है या कार्यवाही करने की आवश्यकता अनुभव करती है। यानी कि किसी बालक द्वारा ऐसे समाज विरोधी कार्य किए जाना जो बहुत ही गंभीर हो जाते हैं और सरकार द्वारा उनको नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ती है या उस कार्यवाही करने की आवश्यकता अनुभव होती है तो वह बालक बाल अपराधी कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल अपराध जो समाज द्वारा निर्धारित मूल्य हैं और मान्यताओं के विरुद्ध वह व्यवहार है जिसे बालक छोटी आयु में ही प्रदर्शित कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि बाल अपराध की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। अब हम देखेंगे कि बाल अपराधी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जो बाल अपराधी होते हैं वे निर्भीक, साहसी और असंवेदनशील होते हैं, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता, उनमें बहुत अधिक साहस होता है और उनमें किसी प्रकार की संवेदनाएं भी नहीं होती हैं। ऐसे बालक अस्थिर और आक्रामक होते हैं, यानी कि इन बालकों में अस्थिरता पाई जाती है, इनमें तनाव पाया जाता है, इनमें द्वंद्व की भावना होती है और ये बहुत ही आक्रामक यानी लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं। ऐसे बालक समाज विरोधी यानी कि समाज की मान्यताओं के विरुद्ध, समाज के नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करना पसंद करते हैं। अहम केंद्रित होना यानी कि ऐसे बालकों में बहुत ज़्यादा ईगो की भावना होती है और उनमें अदूरदर्शिता यानी कि भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। ऐसे बालक बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं और बहुत ही इनका जो व्यवहार होता है आक्रामक होता है। ये किसी प्रकार से भी समायोजन नहीं कर पाते हैं, ये बड़ों की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और ये बालक सामाजिक आदर्शों और सिद्धांतों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाज या संस्था के कानून भंग करके अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। जो अपराधी बालक होते हैं उनका यह व्यवहार अर्जित किया हुआ होता है। ऐसे बालक बहुत अधिक कुंठित होते हैं, असमायोजित होते हैं, इनमें बहुत अधिक तनाव पाया जाता है और ये चिंताग्रस्त होते हैं। अब हम देखेंगे कि बाल अपराधियों के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हेल्डफील्ड है, उन्होंने जो बाल अपराधी है उनके 5 प्रकार बताए हैं। हितकारी या दयालु बाल अपराधी, स्वाभाविक बाल अपराधी, साधारण बाल अपराधी,
प्रतिक्रियात्मक बाल अपराधी और मनोस्नायुविक बाल अपराधी। सबसे पहले आता है हितकारी या दयालु बाल अपराध। इस प्रकार के बाल अपराधों में वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो कानून भंग करने के समान होती हैं, यानी कि कानूनी दृष्टि से अपराध लायक होती हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये व्यवहार सामान्य व्यवहार होता है। जैसे कि शहर में किसी विशेष उत्सव या घटना के कारण स्कूल से भाग जाना। दूसरे प्रकार का जो बाल अपराध है वो है स्वाभाविक, यानी कि कुछ बालक अपने स्वभाव से ही बाल अपराधी होते हैं, जैसे छुपकर किसी की चीज चुरा लेना, किसी का खाना चुरा लेना। इस प्रकार के अपराध शारीरिक क्रियाओं में दोष आने के कारण भी होते हैं। नेक्स्ट आता है साधारण बाल अपराध, यानी कि कुछ बालक साधारण रूप से अपराध करते हैं, यानी कि घर में, स्कूल में या सामाजिक परिस्थितियों और बालक की आवश्यकताओं के अनुसार उनमें द्वंद्व होने के कारण इन अपराधों का जन्म होता है और ये समाज विरोधी व्यवहार भी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रकार के जो अपराध आते हैं वो है प्रतिक्रियात्मक बाल अपराध, यानी कि समाज के द्वारा शोषण किए जाने के परिणाम स्वरूप बालकों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया होती है और ये बालक अपराध कर बैठते हैं। ऐसे बालक समाज के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और कानून को भी भंग करते हैं। नेक्स्ट प्रकार के जो बाल अपराधी आते हैं वो है मनोस्नायुविक बाल अपराधी, यानी कि जो मनोस्नायुविक रूप से जो बाल अपराध होते हैं, ऐसे अपराधों का आधार दमित प्रवृत्तियों का होना होता है। कई बार किसी व्यक्ति या बालक को माता पिता का पूरी तरह से स्नेह नहीं मिल पाता है, उसकी यह इच्छा दमित हो जाती है। यही बालक दूसरों के प्रति भी उग्रता दिखाता है, आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। अपनी इस प्रवृत्ति के कारण वह दूसरों को किसी न किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है। अब हम देखेंगे कि बाल अपराध के क्या क्या कारण हो सकते हैं। बाल अपराध के मुख्यतः दो कारण माने जाते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम जो कारण है उनके अंतर्गत माता पिता के द्वारा बालकों में ऐसे गुण आ जाना, यानी कि यदि माता पिता में से कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का होता है तो बालक में भी वह प्रवृत्ति आ जाती है, या फिर बालक के माता पिता किन्हीं गलत कार्यों में या अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं तो बालक पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि माता पिता के द्वारा बालकों में बाल अपराध के गुण पनपते हैं। सीजर लाम्बोसो नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल अपराध का मुख्य कारण आनुवंशिक दोष या वंशानुक्रम को माना है। बाल अपराध का कारण केवल वंशानुक्रम को ही ना मानकर वातावरण को भी माना गया है। वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण और सामाजिक वातावरण, ये तीनों तरह का वातावरण ही बालक को अपराधी बनाता है। सबसे पहले हम देखेंगे पारिवारिक वातावरण, यानी कि जो बालक है वह उसका संपर्क सबसे पहले घर वालों से ही होता है, यानी कि बालक सबसे पहले घर के वातावरण से ही सीखता है। यदि घर का वातावरण शुद्ध और स्वस्थ नहीं होगा तो बालक के विकास की दिशा बदल जाती है और वह बाल अपराध करने लगता है। परिवार में तनाव की स्थिति होना, माता पिता द्वारा बच्चों की तरफ ध्यान न देना, उन्हें स्नेह और प्यार का नहीं मिल पाना, यानी कि जो बालक अकेले रहते हैं उन्हें माता पिता द्वारा समय नहीं मिल पाता है, उन्हें किसी भी बात को समझाने के लिए माता पिता उनके साथ नहीं होते हैं तो ऐसे बालक बाल अपराधी बन जाते हैं। इसके अलावा घर परिवार में लड़ाई झगड़ों का होना, माता पिता का बालकों पर नियंत्रण ना होना, बालकों की आवश्यकताओं का पूरा ना होना, बालकों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान न करना भी बाल अपराध का कारण बन जाता है। ऐसे माहौल के कारण जो पारिवारिक वातावरण है वह दूषित और अस्वस्थ हो जाता है, जिसके कारण बच्चा अपराध की ओर खींचा चला जाता है। पारिवारिक वातावरण के बाद जो बालक है वो विद्यालय में या विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करता है। विद्यालय के वातावरण में पहुंचकर वह वहां के वातावरण का अनुकरण
करने लगता है। यदि बालक को स्कूल का वातावरण दूषित मिलता है तो वह समायोजन नहीं कर पाता है और यह जो दूषित वातावरण है वह बालक को बाल अपराधी बना देता है। विद्यालय की स्थिति यानी कि जहाँ पर विद्यालय है उसकी लोकेशन कैसी है, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका बालकों के प्रति कैसा बिहेवियर है, वहाँ का जो टीचिंग सिस्टम है वो कैसा है, पढ़ाई की पद्धतियाँ कैसी हैं, बालक को खेल या मनोरंजन जो व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है कि उपलब्धता है या नहीं, बालकों पर नियंत्रण का अभाव का होना, अध्यापकों का या टीचर्स का बालकों के प्रति जो व्यक्तिगत रवैया असहानुभूतिपूर्ण होता है उसके कारण भी बाल अपराध को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा स्कूल में जो शिक्षण विधियां हैं, किन विधियों के माध्यम से स्कूल में शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, यदि ये शिक्षण विधियां अरुचिपूर्ण होती हैं और दोषपूर्ण होती हैं तो इसके कारण भी बालक स्कूल से भागना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे वह बाल अपराध की ओर बढ़ता जाता है। स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा जो शैक्षिक मार्गदर्शन और व्यावसायिक मार्गदर्शन यदि नहीं दिया जाता है तो बालक भटक जाते हैं। बालक को हर पग पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यदि उसे उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, उसकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है और उसको उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता तो वह बाल अपराध की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। पारिवारिक वातावरण और विद्यालय वातावरण के साथ साथ जो सामाजिक वातावरण है वो भी बाल अपराध का मुख्य कारण बनता है। बालक का जो आस पड़ोस है, जो बालक जिस समाज में रहता है वहाँ के आसपास का वातावरण में कुछ कुप्रथाओं का होना, कुछ प्रकार के कुछ ऐसे नियम होना जिनमें बालक बनकर नहीं रह सकता है, तो ऐसा सामाजिक वातावरण भी बाल अपराध का कारण बन जाता है। कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण भी होते हैं जिनके कारण बालक अपराधी बन जाता है, जैसे बालक में स्वार्थ की भावना का होना, उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनका बहुत अधिक प्रबल होना, उनमें आत्मचेतना का अभाव होना और लालच का होना भी बाल अपराधी बना देती हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल असंतुलन के कारण भी और बालक में किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दोष होने के कारण वह अपराध की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक कारण हैं जिनके कारण भी बालक अपराध कर बैठता है, यानी कि बालक की जो बुद्धि होती है उसका निम्न स्तर का होना, कुसमायोजन का होना, बालक की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं यानी कि उसकी जो विशिष्ट इच्छाएं हैं उनकी कई बार पूर्ति नहीं हो पाती तो वह बाल अपराध का कारण बन जाती है। कुछ प्रकार के मनोरंजन के साधन ऐसे होते हैं जो बालक पर गलत प्रभाव डालते हैं। बालकों में जो संवेगात्मक अस्थिरता होती है उससे उनमें कुंठा उत्पन्न हो जाती है और बालक की जब इच्छाओं का दमन हो जाता है तो वो बाल अपराध की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो गिलिन एंड गिलिन हैं उन्होंने भी बाल अपराध के कई कारण बताए हैं। उसमें उन्होंने पहला बताया है भौतिक वातावरणीय कारक, शारीरिक मानसिक कारक, वंशानुगत कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। गिलिन और गिलिन के अनुसार भौतिक वातावरणीय कारक में यानी कि जिस वातावरण में बालक रहता है जहाँ पर माहौल अच्छा नहीं होता है, यानी कि आसपास में चोरी चकारी ज़्यादा होती है, आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जुआ खेलते हैं, मारपीट करते हैं, इसका प्रभाव बालकों पर पड़ता है। दूसरे प्रकार के जो कारक हैं वो है शारीरिक मानसिक कारक, यानी कि यदि बालक में कोई किसी प्रकार का शारीरिक दोष होता है या उसकी जो मेंटल स्थिति होती है वो सही नहीं होती, यानी कि वो मेंटल रूप से डिस्टर्ब रहता है, और दूसरे बालकों की प्रतिक्रियाओं के कारण, यानी कि जैसे कोई बालक उन्हें चिढ़ाते हैं, उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसे बालक अपराध की ओर बढ़ते हैं। तीसरे हैं वंशानुगत कारक, यानी कि
वंशानुक्रम के कारण भी माता पिता यदि अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो बालक भी अपराधी प्रवृत्ति का होगा। यदि माता पिता झूठ बोलते हैं, बालक में भी झूठ बोलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि माता पिता अनैतिक व्यवहार करते हैं तो बालक भी अनैतिक व्यवहार करना सीख जाता है। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक कारक, यानी कि परिवार में निर्धनता का होना, बेरोजगारी का होना यानी कि नौकरी नहीं मिल पाना, भूखमरी का होना यानी कि सही ढंग से बालक को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल पाना, परिवार में पैसों की तंगी होने के कारण बालक की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं होना, ये सब ऐसे कारक हैं जो बालक को अपराधी बना देती हैं। समाज द्वारा कुछ नियमों को थोपा जाना, समाज में विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं का होना, समाज द्वारा बच्चों में पक्षपात किया जाना, सामाजिक वातावरण या परिवेश का सही ना होना, समाज द्वारा किसी बालक के माता पिता या बालक को समाज से बाहर कर दिया जाना यानी कि उनका सामाजिक परिहार कर दिया जाना, किसी बालक को बहुत अधिक राजनीतिक संरक्षण यानी कि उसके माता पिता यदि राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बालक का जो व्यवहार है वो बहुत अधिक प्रभावित होता है, यानी कि यदि उसे किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है तो उसमें ईगो की भावना आ जाती है और वह गलत अपराधों की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। लाम्ब्रोसो व गोडार्ड नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बाल अपराध का जो कारण बताया है वो निम्न बुद्धिलब्धि को माना है। इसके अलावा ग्लुक नामक जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने 95% बाल अपराध का जो कारण माना है वो कुसंगति को माना है। इस प्रकार मैं कहना चाहूंगी कि आजकल जो जनसंचार के माध्यम है यानी कि हमारी जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है उसके कारण भी बालक बाल अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। जैसे मनोरंजन के बुरे साधन, जैसे बालक का गलत प्रकार की फिल्मों का देखना, सोशल मीडिया पर लाइव चैट करना, लाइव चैट करने के कारण कई बार बालक कुसंगति में पड़ जाते हैं। कुछ प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं जिनके कारण बालक अपराध कर बैठता है। कुछ प्रकार के गेम्स होते हैं जैसे पबजी, गरीना, फ्री फायर, इनसे बालकों में अपराध की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है।